हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में आयोजित आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण की उपविजेता टीम यानी रनर अप टीम जो है कौन थी? ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटन। ये चार ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा इसमें जो है 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। इस तरह पंजाब किंग्स जो है उपविजेता रही। नेक्स्ट संस्करण जो है आईपीएल 2025 इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण था। प्राइज मनी जो है विजेता टीम आरसीबी को 20 करोड़ और उपविजेता टीम पंजाब किंग्स को 12.5 करोड़ की इनामी राशि मिली थी। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है पंजाब किंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ का चिन्ह क्या होता है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? तो ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और अनंत। इसमें चार ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी फोकल लेंथ का चिन्ह जो है ऋणात्मक निगेटिव होता है, क्योंकि इसका जो है फोकस बिंदु यानी फोकल पॉइंट दर्पण के सामने आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में होता है और कातीय चिन्ह परिपाटी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। इसीलिए जो है इसका राइट आंसर ऋणात्मक ऑप्शन बी जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के मुख्य फोकस f1 पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो इसमें जो है चार ऑप्शन जो है ये दिया गया है। इसमें चार ऑप्शन कौन कौन है? पहला ऑप्शन है फोकस f2 पर वास्तविक और छोटा बनता है। दूसरा है 2f2 से परे आभासी और सीधा। तीसरा है अनंत पर वास्तविक और अत्यधिक आवर्धित। चौथा है लेंस और फोकस के बीच आभासी। ये चार ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा इसमें जो है ये कॉन्वेक्स लेंस का जो है इसमें ये चित्र दर्शाया गया है। नेक्स्ट इसमें जो है हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। पहला जो है प्रतिबिंब की स्थिति यानी पोजीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस f1 पर होती है तो लेंस से निकलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल हो जाती है। ये किरणें अनंत इन्फिनिटी पर जाकर मिलती हुई मानी जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि नेचर। चूंकि किरणें वास्तव में अनंत पर मिलेगी इसीलिए प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा यानी रियल एंड इन्वर्टेड जो है इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रतिबिंब का आकार यानी साइज। मुख्य अक्ष से दूरी बहुत अधिक होने के कारण प्रतिबिंब अत्यधिक आवर्धित या बहुत बड़ा बनता है यानी हाईली इनलार्ज्ड जो है प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, जब एक चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? तो ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें चार ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। कारण, जब गाड़ी जो है चल रही होती है तो व्यक्ति का शरीर भी गाड़ी के साथ गति में होता है। जैसे ही गाड़ी अचानक रुकती है व्यक्ति के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है तो रुक जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा गति के जरूरत यानी इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने का कोशिश करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है यह फॉलो करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 और m2 को दोगुना कर दिया जाए तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान m1 और m2 को दोगुना कर दिया जाए तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है कांस्टेंट g का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है, जी का मान जो है 4 गुना हो जाएगा, जी का मान 2 गुना हो जाएगा, जी का मान अपरिवर्तित रहेगा, जी का मान आधा हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन जो ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा सार्वत्रिक नियतांक यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। सार्वत्रिक शब्द का अर्थ है कि इसका मान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह स्थिर रहता है। और निर्भरता डिपेंडेंस यानी जी का मान वस्तुओं के द्रव्यमान m1 m2 या उनके बीच की दूरी r पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो है यह रहता है। नेक्स्ट आता है इसमें बल पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑन फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र F बराबर जी m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर के अनुसार यदि दोनों द्रव्यमानों को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल F जरूर 4 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन जो है कांस्टेंट g वही रहेगा। निष्कर्ष द्रव्यमान या दूरी में किसी भी बदलाव से g के मान में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल की गणना करने का सही सूत्र क्या है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जो है बल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है F बराबर m भागा a, दूसरा है F बराबर m गुना a, तीसरा है F बराबर m प्लस a और चौथा है F बराबर v भागा t। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है F बराबर m इंटू a इसका राइट आंसर होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन है नवल एल मुतवक्केल, क्रिस्टी कोवेंट्री, निकोल होवर्स, सिंडा बाउ। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है होगा मार्च 2025 में ग्रीस के प्राचीन ओलंपिया में आयोजित IOC के 143वें सत्र के दौरान जिम्बाब्वे के क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी क्रिस्टी कोवेंट्री जो है वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने दोनों पारियों में शतक लगाया। तो जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में जो है भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने दोनों पारियों में शतक लगाया। तो ऑप्शन है MS धोनी, KL राहुल, ऋषभ पंत, संजू सैमसन। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जून 2025 में लीड्स इंग्लैंड के हेडिंग्ले मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान यह असाधारण उपलब्धि हासिल की थी। पारी विवरण, उन्होंने मैच की पहली पारी में 134 रन और दूसरी पारी में 118 रन बनाए। रिकॉर्ड इस प्रदर्शन के साथ ऋषभ पंत एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर और कुल मिलाकर दुनिया के केवल दूसरे विकेटकीपर जो है यह बन गए हैं। जून 2025 में इंग्लैंड और भारत टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो है कर दिया गया था, जिसे पहले पटौदी ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन सी ऋषभ पंत जो है वह भारतीय बल्लेबाज और विकेटकीपर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि 2 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम और 14 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान क्या होगा। तो इसमें जो है 2 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम और 14 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है। तो R इक्विवेलेंट श्रेणी में जो है होता है R1 प्लस R2 प्लस
R3 प्लस जो है इस तरह जितने भी रेसिस्टेंस रहेंगे उसका मान को क्या करना है, सम कर देना है। तो इसमें सीरीज क्रम बोल रहा है, श्रेणी क्रम बोल रहा है, तो सभी को जोड़ देंगे तो 2 और 6 8 हो गया, 8 8 16 10 26 और 14, इसमें 40 ओम जो है इसका जो है टोटल सम आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे पहला ऑप्शन 30 ओम है, दूसरा 40 है, तीसरा 20 है और 50 है। तो इसका राइट आंसर जो है 40 ओम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है जून 2025 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो जून 2025 में जारी किया गया SDG इंडेक्स, तो इस ऑप्शन है 112वां, 109वां, 99वां और 85वां। 4 ऑप्शन जो है इसमें दिए गए हैं। तो इसका जो है राइट आंसर होगा जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा जो है जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 167 देशों में 99वां स्थान पर रहा। स्कोर जो है भारत ने 100 में से 67 का स्कोर जो है हासिल किया और शीर्ष देश इस सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे और डेनमार्क जो है तीसरे स्थान पर रहा। इसमें शीर्ष 20 में 19 यूरोपीय देश शामिल रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 99वां जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें ELI स्कीम का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है। ELI स्कीम का संबंध ऑप्शन है शिक्षा और साक्षरता से, रोजगार और जुड़ी प्रोत्साहन योजना से, विद्युत उत्पादन और सौर ऊर्जा से, पर्यावरण और वन सुरक्षा से। इसमें जो है 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ELI का अर्थ होता है, ELI का पूर्ण रूप एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन है। घोषणा जो है इस योजना की घोषणा भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी, जिसे वर्ष 2025 में व्यापक स्तर पर लागू किया गया। इसका उद्देश्य जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र में नए कर्मचारियों की भर्ती को प्रोत्साहित करना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसके तहत कर्मचारी और नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर दोनों को सरकार द्वारा सीधे वित्तीय प्रोत्साहन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रदान किया जाता है। 3 योजनाएं जो हैं स्कीम ELI के तहत 3 अलग अलग योजनाएं शामिल हैं। स्कीम ए पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए EPFO में नई पंजीकरण पर, स्कीम बी विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार सृजन के लिए, और तीसरा जो है इसमें आता है स्कीम सी आता है नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर्स को अतिरिक्त रोजगार देने के लिए सहायता। चौथा है नोडल एजेंसी, यह योजना केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से क्रियान्वित जो है यह किया जा रहा है। तो ये सभी जो है क्या है इस स्कीम का जो है इसमें ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिस कहां स्थापित किया है। तो RBI ने आंध्र प्रदेश में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय जो है स्थापित किया है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, अमरावती और तिरुपति। इसमें 4 ऑप्शन जो है ये दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन जून 2025 में किया गया था ताकि राज्य में अपनी पहुंच और सेवाओं को बढ़ाया जा सके। उद्घाटन RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर द्वारा 16 जून 2025 को किया गया था। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है विजयवाड़ा में जो है RBI ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें जब सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 के विलयन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला श्वेत अवक्षेप व्हाइट कौन सा पदार्थ होता है। तो इसका जो है ऑप्शन इसमें दिया गया है। 4 ऑप्शन है, सोडियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट है, बेरियम कार्बोनेट है और सोडियम सल्फाइड। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम सल्फेट। और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला श्वेत अवक्षेप बेरियम सल्फेट है। क्या है? बेरियम सल्फेट है। और रासायनिक प्रतिक्रिया जो है इसका Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस है, तो BaSO4 सॉलिड बनेगा और 2NaCl जो है यह एक्वस इसमें बना है। नेक्स्ट इसमें आगे हम लोग देखेंगे
इस अभिक्रिया का जो है अभिक्रिया का प्रकार जो है यह एक जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट इसमें आता है डेविड स्लेजले। डेविड जो है सजेले को उनके किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? तो डेविड सजेले को जो है उपन्यास दिया गया है, कौन सा बुकर पुरस्कार जो है 2025 का दिया गया है? तो ऑप्शन है ऑल दैट मैन इज, दूसरा है फ्लैश, तीसरा है टर्बुलेंस और चौथा है लंदन एंड द साउथ ईस्ट। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है होगा कनाडाई ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले। डेविड सजेले ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए जो है 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जो है जीता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है यह फ्लैश पुस्तक के लिए जो है उनको बुकर पुरस्कार जो है यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी किसके योग के बराबर होती है? तो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन है गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। तो इसका राइट आंसर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलकर जो है यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी बनता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महिलाएं जो है कॉपर टी का उपयोग किसके बचाव के लिए करती है? तो महिलाएं कॉपर टी का उपयोग करती हैं, ऑप्शन है कैंसर के लिए, संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, गर्भधारण के लिए और रक्त अल्पता के लिए यानी एनीमिया के लिए। तो ऑप्शन 4 इसमें दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है 330 हर्ट्ज है और ध्वनि की चाल जो है 330 मीटर प्रति सेकेंड है तो तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ लेमडा का मान जो है क्या होगा? तो इसमें जो है क्या दिया हुआ है, तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है कितना दिया हुआ है 330 हर्ट्ज जो है दिया हुआ है और ध्वनि की चाल जो है 330 मीटर प्रति सेकेंड जो है यह दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन जो है इसका 100 मीटर है, 10 मीटर है, 1 मीटर है और 0.1 मीटर यानी 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, हम लोग इसमें जानते हैं ध्वनि की चाल यानी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच जो है रिलेशन इस प्रकार है v बराबर जो है n लेमडा या f लेमडा होता है। यहाँ से तरंगदैर्घ्य लेमडा निकालने का सूत्र लेमडा बराबर v/f हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन जो लेमडा बराबर 330/330 यानी लेमडा जो है 1 मीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर को 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन है रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, डी सुब्बा राव। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी जो है शक्तिकांत दास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें पौधों में पेरेनकाइमा उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में पेरेनकाइमा उत्तक का कार्य है, ऑप्शन है यांत्रिक सहायता प्रदान करना, भोजन का भंडारण करना, जल का संवहन करना या गहराई में जड़ों की वृद्धि करना। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा पेरेनकाइमा पौधों में पाए जाने वाला सबसे सरल और अस्थायी उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और उनकी दीवारें जो हैं पतली होती हैं। मुख्य कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन इसका मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन यानी स्टार्च का भंडारण करना और उन्हें सहारा देना है। तो यानी कि भोजन का भंडारण करना, स्टोरेज ऑफ फूड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोन्था चक्रवात ने आंध्र प्रदेश के किस जिले को सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो मोन्था चक्रवात ने जो है आंध्र प्रदेश को जो है प्रभावित किया था। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, नेल्लौर, बापटला और काकीनाडा। इसमें 4 ऑप्शन जो है आंध्र प्रदेश के जिले के रूप में दिया गया है, जिसका राइट आंसर जो है
मोन्था चक्रवात ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले को सबसे अधिक प्रभावित किया था, क्योंकि यहाँ चक्रवात का लैंडफॉल हुआ था। तो यानी ऑप्शन जो है डी, काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसको जो है मोन्था चक्रवात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसरो ने 2029 में जो है प्रस्तावित किस मिशन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के साथ जो है सहयोग समझौता किया है। इसरो के द्वारा जो है 2029 में प्रस्तावित मिशन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ जो है समझौता किया गया है। तो इसरो ने 2029 में प्रस्तावित क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड एपोफिस के अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। इस मिशन का आधिकारिक नाम रैमसेस है। रैमसेस मतलब रैपिड एफोसिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी है, जो कि मूल रूप से ESA का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 में किन किन मौजूदा अधिनियमों में संशोधन किया गया है। तो बैंकिंग कानून अधिनियम को जो है लाया गया है। इसमें जो है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 ने मुख्य रूप से 5 प्रमुख मौजूदा कानूनों में जो है संशोधन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनी यानी उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980, जिससे जमाकर्ता सुरक्षा, शासन और पारदर्शिता बढ़ी है तथा जो है रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग मानकों में सुधार हुआ है। संशोधन के मुख्य उद्देश्य यानी की ऑब्जेक्टिव, जमाकर्ता सुरक्षा, नामांकन यानी नॉमिनेशन सुविधाओं को सरल बनाना, जिससे जमाकर्ताओं के लिए जो है दावा निपटान जो है आसान हो सके। नेक्स्ट इसमें जो है शासन में सुधार, सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल 8 से बढ़ाकर 10 वर्ष करना और पर्याप्त हित यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की मौद्रिक सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ करना। नेक्स्ट है पारदर्शिता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बिना दावे वाली राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष IEPF में हस्तांतरित करने की अनुमति देना। ये सभी प्रावधान में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें वक्फ अधिनियम। वक्फ एक्ट 1995 का नया जो है नाम क्या प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन है केंद्रीय वक्फ सुधार अधिनियम, वक्फ प्रबंधन एवं विकास अधिनियम, एकीकृत वक्फ परिषद अधिनियम, संयुक्त वक्फ प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम यानी यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। इसका नया नाम जो है न्यू नेम इस संशोधन के तहत अब इसे संयुक्त वक्फ प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम यानी उम्मीद एक्ट के नाम से जाना जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अस्थि यानी हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। तो अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को ऑप्शन है लिगामेंट, कंडरा या टंडन, उपास्थि या कार्टिलेज, एरियोलर ऊतक। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो यानी कि इसमें जो है मसल्स और टेंडन को जोड़ने वाले को क्या बोन यानी मांसपेशी, टेंडन को जो है हड्डी जिसको हड्डी बोला जाता है, और इसमें जो है बोन टू बोन यानी बोन और बोन को जो है लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो लिगामेंट अस्थि को मांसपेशी से जब हम जोड़ेंगे तो उसमें जो है टेंडन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा। टेंडन यानी कि कंडरा टेंडन। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न, फीफा महिला विश्व कप 2027 कहां आयोजित होगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 आयोजित होगा। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्राजील या संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। तो ऑप्शन इसका जी सी जो है राइट आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील में जो है 10वां संस्करण इसका होगा फीफा महिला विश्व कप 2027। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फीफा विश्व कप 2026 का 23वां संस्करण होगा, जिसका आयोजन पहली बार 3 देशों कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है यह किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संतान का लिंग, सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन है माता के गुणसूत्रों द्वारा, पिता के गुणसूत्रों द्वारा, माता के पोषण द्वारा या गर्भाशय के तापन द्वारा।
तो इसका राइट आंसर, मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। नेक्स्ट इसमें है, मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े पुरुष और महिलाओं दोनों में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। माता का योगदान, महिलाओं के पास केवल XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसका अर्थ है कि माता से आने वाला अंडाणु एग हमेशा X गुणसूत्र ही प्रदान करेगा। पिता का योगदान, पुरुषों के पास XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। पिता के शुक्राणु स्पर्म 2 प्रकार के हो सकते हैं, आधे X वाले और आधे Y वाले। लिंग निर्धारण, यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो संतान लड़की होता है यानी XX होता है। और इसमें जो है, यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो संतान लड़का यानी XY होगा। निष्कर्ष क्या है, तो चूंकि माता हमेशा X ही देती है, इसीलिए बच्चा लड़की होगी या लड़का होगा या लड़की, यह पूरी तरह से पिता से मिलने वाले गुणसूत्र X या Y पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भौतिकी में कार्य यानी वर्क को बल के रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है। तो भौतिकी में कार्य को बल के रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है, कार्य बराबर बल भागा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल प्लस विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना समय। तो हम लोग जानते हैं फिजिक्स में कार्य बराबर जो है क्या होता है, तो बल गुना क्या होता है, तो बल गुना जो है इसमें विस्थापन होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में प्लाज्मा यानी रक्त प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मानव शरीर में रक्त प्लाज्मा का मुख्य कार्य, ऑप्शन है, ऑक्सीजन का पूरे शरीर में संवहन करना, शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देना, अपशिष्ट उत्पादों और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, रक्त का थक्का जमने में मदद करना। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, मानव शरीर में रक्त प्लाज्मा का मुख्य कार्य परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन यानी पानी, प्रोटीन, पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, अपशिष्ट उत्पादों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त कोशिकाओं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स को पूरे शरीर में ले जाता है। साथ ही यह शरीर के तापमान यानी pH संतुलन और रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है और संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडी भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच होने वाली अभिक्रिया एक द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसे और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसमें जो है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 के बीच की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट नामक एक अघुलनशील सफेद ठोस अवक्षेप बनता है जो विलयन से अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, एक अवतल लेंस की फोकस लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु जो है को लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, आभासी, सीधा और बड़ा, आभासी, सीधा और छोटा। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस लंबाई f बराबर -15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर वाट। तो लेंस का सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/f बराबर जो है क्या होता है, 1/v माइनस जो है 1/u, इसका जो है फॉर्मूला होता है। दूसरे चरण में जो है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति की गणना करेंगे। सूत्र को व्यवस्थित करने पर 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। जब इसमें जो है वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग
तो इसमें जो है भी बराबर जो है क्या मिलेगा, तो -6 जो है भी बराबर इसका वैल्यू आएगा। इसमें जो है अब हम क्या करेंगे, तो इसमें जो है प्रकृति का निर्धारण करेंगे। आभासी और सीधा, चूंकि भी का मान ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, इसीलिए यह आभासी और सीधा होगा। दूसरा है छोटा आवर्धन, m बराबर v बाई यू, यानी -6 अपॉन -10 इक्वल टू 0.6। चूंकि आवर्धन 1 से कम है, इसीलिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है यानी मेटल है। ऑप्शन है जल, लवण, हवा और तांबा। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है, धातुएं वे तत्व होती हैं जो चमकदार, जो है तन्य, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक और आघातनशील होते हैं। तांबा एक संक्रमण धातु है जो इन सभी गुणों को रखता है। जल, लवण और हवा मिश्रण या गैस या धातु नहीं है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर जो है तांबा, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, धातुओं की प्रकृति। नेचर ऑफ मेटल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन है धातुएं भंगुर और गैर चमकदार होती हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं तन्य तथा आघात वर्धनीय होता है। धातुएं समान तापमान पर हमेशा गैस के रूप में होती है। इसका जो है राइट आंसर होगा, धातुओं की प्रकृति के संदर्भ में सही विकल्प यह है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन यानी पॉजिटिव आयन बनाती है और विद्युत धनात्मक यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। वे सामान्यतः ठोस होती हैं। पारा अपवाद के रूप में हम लोग देखते हैं। उष्मा व विद्युत की सुचालक होती है और इनके ऑक्साइड क्षारीय यानी बेसिक्स प्रकृति के होते हैं, जो अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और जल के रूप में हमको जो है प्रोडक्ट देता है। धातुएं तन्य तथा आघात वर्धनीय होती हैं। मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलिएबल जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन है धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होता है। बंद परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा। परिपथ खुला होने पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। उपरोक्त सभी गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, एक बंद परिपथ का मतलब है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक पूर्ण और निर्बाध पथ यानी कंप्लीट एंड अनब्रोकन पथ उपलब्ध होना चाहिए, यानी क्लोज लूप जो है होना चाहिए। जब परिपथ बंद होता है तो धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलना चाहिए। इसीलिए यह कहना एक बंद परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा एक गलत है। तो स्टेटमेंट जो है बंद परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओम के नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध R को नियत रखा जाए और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है धारा दोगुनी हो जाएगी, धारा 4 गुनी हो जाएगी, धारा आधी हो जाएगी, धारा वही रहेगी। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है, हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR या I बराबर V बाई R जो है होता है। तो दिए गए कैलकुलेशन के अनुसार माना प्रारंभिक धारा I बराबर V बाई R होता है। अब नया विभवांतर V डैश बराबर V बाई 2 यानी आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध R जो है कांस्टेंट है। तो नई धारा जो है क्या हो जाएगा, तो V डैश अपॉन R इक्वल टू जो है V बाई 2 इंटू डिवाइड बाई R यानी 1/2 इंटू V बाई R जो है यह हो गया है। तो नेक्स्ट इसमें जो है चूंकि क्या होगा निष्कर्ष, तो I डैश बराबर आधा हो जाएगा। तो नई धारा जो है प्रारंभिक धारा की जो है आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोहे में जंग लगना कौन से एक कारक का उत्तरदायी है। तो लोहे में जंग लगने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है। ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन, केवल नमी जल, ऑक्सीजन और नमी दोनों, केवल नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर जो है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और एक ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। जब लोहा लंबे समय तक हवा और नमी के संपर्क में रहता है तो यह उनके साथ क्रिया करके एक लाल भूरे रंग की परत बना लेता है। इसमें जो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर, ऑक्सीजन और नमी दोनों होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है। ऑप्शन है 38वां, 40वां,
42वां और 45वां। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है रैंक जो है 38वां रहा 139 अर्थव्यवस्थाओं में। जारीकर्ता जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जो है यह रैंक जारी किया गया। स्विट्जरलैंड लगातार 15वें साल पहले स्थान पर रहा। इसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका USA और कोरिया गणराज्य का स्थान रहा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक IP इंडेक्स 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर रहा है, जो नवाचार और रचनात्मक के लिए IP ढांचे की ताकत को मापता है। WIPO GII यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नवाचार इनोवेशन को मापता है, जिसमें भारत जो है 38वें स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38वां, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, विश्व क्षय रोग यानी TB दिवस 2025 की थीम विषय जो है क्या रहा? तो हाँ, हम TB को समाप्त कर सकते हैं, समय बीत रहा है, TB को हराने के लिए निवेश करें, एकजुट होकर TB खत्म करें। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो विश्व TB दिवस जो है हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम रहा, हाँ हम TB को ख़त्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, परिणाम दें। यस वी कैन एंड TB, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर, हाँ हम TB को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिपको आंदोलन का मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन जो है मुख्य रूप से शुरू किया गया था, ऑप्शन है जल संरक्षण के लिए, वनों और पेड़ों की रक्षा करने के लिए, मृदा क्षरण को रोकने के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। तो चिपको आंदोलन जो है यह वनों और पेड़ों की रक्षा करने के लिए जो है मुख्य रूप से इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व मलेरिया दिवस की थीम यानी विषय क्या थी? ऑप्शन है मलेरिया को खत्म करने का समय, मलेरिया के खिलाफ लड़ाई तेज करें, अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है और जो है इसका थीम था मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन। मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट। तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन डी, यानी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतत विकास इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक और स्कोर क्या रहा? तो ऑप्शन है रैंक 99 और स्कोर 67, रैंक 109 स्कोर 65, रैंक 42 और स्कोर 70, रैंक 114 और स्कोर 63। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है सतत विकास इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक 99 और स्कोर जो है 67 रहा है, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, किस एशियाई टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में सबसे अधिक एकल यानी सिंगल टेनिस का खिताब जो है जीता है? तो ऑप्शन है सानिया मिर्जा, की निशिकोरी, लीना और नाओमी ओसाका। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो चीन की लीना एशिया की सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 9 जो है यानी 9 WTA एकल खिताब जीते हैं, जिनमें 2 ग्रैंड स्लैम, 2011 का फ्रेंच ओपन और 2014 का ऑस्ट्रेलियन ओपन शामिल है। वह ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बनी थी। तो इसका राइट आंसर जो है लीना, ऑप्शन सी जो है लीना चीन की रहने वाली जो है यह खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट इसका आंसर है फ्रेंशियम। यह आवर्त सारणी में सबसे ऊपर है, लेकिन प्रयोगशाला में अल्प मात्रा में ही बनता है। दूसरा सीजियम है, वह व्यवहारिक उपयोग में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, हवा और पानी से तुरंत प्रतिक्रिया करता है।
पोटेशियम हवा और पानी के साथ जो है बहुत जोरदार प्रतिक्रिया करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस और गर्मी निकलती है। नेक्स्ट आता है सोडियम। पोटेशियम के समान यह विक्रियाशील तेल में संग्रहित जो है इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें जो है सेबी का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ऑप्शन है अजय त्यागी, माधवी पूरी बूच, तुहिन कांत पांडे और निर्मला सीतारमण। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मार्च 2025 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे थे, जिन्होंने 1 मार्च 2025 को कार्यभार संभाला, और माधवी पूरी बूच का जो है स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को जो है समाप्त हुआ है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो मार्च यानी तुहिन कांत पांडे जो है इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, एचएएल और बीडीएल। तो इसका राइट आंसर जो है सफलतापूर्वक परीक्षण भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किया गया है, जिसे हाल ही में अक्टूबर 2025 में से स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर से दाग कर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका राइट आंसर जो है डीआरडीओ हो जाएगा, और डीआरडीओ के द्वारा जो है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट इसमें आता है संतुलित रासायनिक समीकरण का जो है इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस XHCl जो है कैल्शियम CaCl2 प्लस YH2O प्लस ZCO2 बनता है। तो ऑप्शन है x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 1। तीसरा है x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर 1। तीसरा है चौथा है x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 2। ये ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें प्रश्न, और भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति जो है आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन है पुणे भारत, कोलंबो श्रीलंका, अम्पारा श्रीलंका, कर्नाटक के बेलगावी। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भारत और जो है श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण जो है कर्नाटक के बेलगावी में फॉरेन ट्रेनिंग नोड पर आयोजित किया गया, जो 10 से 23 नवंबर 2025 तक चला, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और शांति अभियानों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना था। प्रतिभागी भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट और श्रीलंका की गजावा रेजिमेंट सहित दोनों देशों की सेनाओं और वायुसेना के जवान जो इसमें शामिल थे। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक के बेलगावी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो रैंक इसका कितना रहा? चौथा रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक जो है चौथा रहा। शीर्ष देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन रहा। पहला में कौन था? तो यूएसए था। दूसरा में कौन था? तो रसिया था। और तीसरा में कौन था? तो चीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आकाश का नीला रंग जो है मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो आकाश का नीला रंग जो है मुख्य रूप से ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का विक्षेपण। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आकाश का नीला रंग मुख्य रूप से प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, विशेष रूप से रेले प्रकीर्णन, रेले स्कैटरिंग नामक घटना के कारण दिखाई देता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में
मौजूद छोटे गैस के अणुओं और कणों से टकराकर सभी दिशाओं में बिखर जाता है। और नीले प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होता है का प्रकीर्णन अन्य रंगों जैसे लाल की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिससे आकाश नीला दिखता है। तो इसका राइट आंसर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ऑप्शन है नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु और अहमदाबाद। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्यक्रम 2025 विशेष रूप से फिट इंडिया कार्निवल के रूप में 16 से 18 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न आर्थिक पूर्वानुमानों के अनुसार 2026 तक भारत की जीडीपी लगभग कितने ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। तो विभिन्न आर्थिक पूर्वानुमानों के अनुसार जो है 2026 तक भारत की जीडीपी जो है ऑप्शन है 3.5 ट्रिलियन डॉलर, 4 ट्रिलियन डॉलर, 4.5 ट्रिलियन डॉलर और 5 ट्रिलियन डॉलर। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और विभिन्न रेटिंग एजेंसियों जैसे मूडीज और S&P के नवीनतम अनुमानों के तहत जो है 2025 के अंत तक के अनुसार भारत 2026 में लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी तक जो है यह पहुंच जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है 4.5 ट्रिलियन डॉलर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय रोग प्रतिरोधी प्रकृति की है। तो यह जो है गाय की रोग प्रतिरोधी यानी रेसिस्टेंस नेचर की है। तो ऑप्शन है रेड सिंधी, ब्राउन स्विस, जर्सी, असल। यानी असल आमतौर पर एक सामान्य शब्द है, नस्ल नहीं, हम इसे यहाँ एक विदेशी नस्ल मानेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है रेड सिंधी। रेड सिंधी जो है एक नस्ल है गाय की है जो रोग प्रतिरोधी प्रकृति की मानी जाती है। यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज 1831 में किसके द्वारा की गई थी। तो कोशिका का खोज जो है 1831 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ विर्चो, एंटोनी वैन ल्यूवेक के द्वारा। तो इसमें 4 वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री यानी बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड पौधों की कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हुए केंद्रक यानी न्यूक्लियस का खोज किया था। नेक्स्ट इसमें जो है रॉबर्ट हुक ने जो है इन्होंने 1665 में सबसे पहले कोशिका यानी सेल की खोज की थी यानी मृत कोर कोशिकाओं में। एंटोनी वैन लीवेनहॉक इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा था। रुडोल्फ विर्चोर इन्होंने बताया था कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर जो है रॉबर्ट ब्राउन जो है कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।